दोस्तों, 18 अप्रैल 1990 कश्मीर घाटी में आतंकवाद जोरों पर था। शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से वहां के प्रेमिसेस से एक कश्मीरी हिंदू लड़की अगवा कर ली जाती है जो वहां पर नर्स का काम करती थी। 19 अप्रैल को उसकी बॉडी मिलती है और उसके घर पर मिलिटेंट्स ग्रेनेड अटैक करते हैं। पुलिस कुछ खास नहीं करती है। माँ बाप को बॉडी सुपुर्द कर दी जाती है। जब माँ बाप उसकी बॉडी को लेकर क्रिमेशन के लिए जाते हैं तो मिलिटेंट फिर आ जाते हैं। 36 सालों के बाद सरला भट्ट ने इंसाफ मांगा है। जी हाँ, उस लड़की का नाम था सरला भट्ट, जो 36 साल पहले कत्ल हुई थी। आज उसके बारे में बात करेंगे कर्नल तेज टिक्कू से। आप उन्हें जानते हैं। कर्नल तेज टिक्कू ने इसके बारे में एक किताब भी लिखी है, कश्मीर, इट्स एबॉर्जिनीज एंड देयर एक्सोडस। एक कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की कहानी है और आप यकीन नहीं करेंगे, इस किताब में सरला भट्ट का भी जिक्र है और 464 और निरपराध लोगों का जिक्र है जो आतंकवादियों के हाथों मारे गए थे। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता होगा कि सरला भट्ट के बारे में 36 सालों के बाद स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। यकीन नहीं होता है कि इंसाफ 36 सालों के बाद होने वाला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए उत्कर्ष जी, इस पूरे ये सिर्फ एक सरला भट्ट की कहानी नहीं है सर। ये आपको इसका पूरा संदर्भ देखना पड़ेगा। 1989 खास एक्चुअली 1988 से लेकर जब तक कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ कश्मीर से, मैं मानता हूँ तकरीबन 1991 के बिगनिंग तक 90% कश्मीरी पंडित वहाँ से भाग गए थे। जी हाँ। और इस पूरे समय के दौरान वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। जी हाँ। इनफैक्ट अगर आप उस समय के नेशनल न्यूज़पेपर्स देखेंगे तो आपको जो भी कश्मीर रिलेटेड खबर है उसमें सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के बारे में खबर छपती थी। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के बारे में, उनके साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं आता था। और ये एक सबसे बड़ी वजह थी कि इस बड़ी त्रासदी को सिविल सोसाइटी ने, गवर्नमेंट ने, मीडिया ने, जनरली कंट्रीमैन ने जो है इग्नोर किया। उनको इसके बारे में पता ही नहीं था। हमारे देश की तो ये बात थी, विदेशों की तो और ही बात थी, क्योंकि वो पूरी इसकी जो इसकी स्टोरी थी वो यहाँ वाले लोगों से लेती थी। यहाँ वाले लोग उसके बारे में लिखते ही नहीं थे, तो फॉरेन प्रेस में भी इसका कुछ जिक्र नहीं किया गया। सर, बात करते हैं सरला भट्ट, क्योंकि वो चर्चा में है। सरला भट्ट के बारे में आप क्या जानते हैं और ये कैसे वाक़या हुआ? और सरला भट्ट के साथ एक नाम अब और आ रहा है, यासीन मलिक का। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ। सरला भट्ट शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम कर रही थी एज ए नर्स। जी हाँ। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक ड्रीम प्रोजेक्ट था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का। जी हाँ। क्योंकि उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देखा था और कश्मीर में बहुत नामी डॉक्टर्स थे। और मैं मानता हूं कि तकरीबन माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी होने के बावजूद भी कश्मीरी पंडित का मेडिकल प्रोफेशन एक मेजॉरिटी में डॉक्टर थे। टॉप नॉच डॉक्टर्स कश्मीरी पंडित थे। लेकिन एक्सेशन के बाद 1990 तक काफ़ी सारे मुस्लिम्स भी बड़े टॉप नॉच डॉक्टर्स बने हुए थे। ओके। उनमें एक नाम था
डॉक्टर अब्दुल अहद गुरु। सर। अब्दुल अहद गुरु जो थे हार्ट सर्जन थे, जी हाँ। और वो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर थे जब यह हादसा हुआ। ओके सर। और यह जानकर आपको हैरानी होगी कि वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो कि सक्रिय था 1988 से लेकर 91 के मिडल तक, एक्चुअली 91 के मिडल तक तो काफ़ी सक्रिय, उसके बाद उनके हाथ से ताकत छीनी गई और वो पाकिस्तान ने अपने कब्ज़े में ले ली, बाकी कार्टर्स वहाँ से भेजकर। वो आइडियोलॉग थे, गुरु। हाँ गुरु थे इनके JKLF के। ओके। डॉक्टर गुरु, डॉक्टर अहद गुरु बहुत टॉप कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का डायरेक्टर ही JKLF से मिला हुआ था। मिला हुआ ही नहीं था, वो आइडियोलॉग था उनका। ओके। मतलब रहबर। और कहा जाता है कि कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का कैंपस JKLF का गढ़ था। एब्सोल्युटली। सब हॉस्पिटल्स वहाँ पर, सब हॉस्पिटल वहाँ पर, वो SMHS हॉस्पिटल था या शेर कश्मीर मेडिकल साइंस था या लाल देद हॉस्पिटल, ये जितने भी हॉस्पिटल थे ये हब बन चुके थे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के। क्योंकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, आपको एक चीज़ तो ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये इंडिजिनस ग्रुप था। जी हाँ। ये आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इसमें पाकिस्तानी एक भी नहीं था। तो ऑब्वियसली उनकी पकड़ जो ज़मीन पर काफ़ी थी, पॉपुलैरिटी काफ़ी थी। तो जब इन्होंने हथियार उठाए तो ये हर जगह थे। तो ये हॉस्पिटल का जो इलाका था, जितने भी हॉस्पिटल थे वहाँ पर, खासकर शेर कश्मीर मेडिकल, क्योंकि ये डाउनटाउन में था। जी हाँ। ये उस इलाके में था जिसको उस समय भी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान बोला जाता था। ओके। तो वहाँ पर ये सक्रिय थे। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये घटना जो है 18 अप्रैल को सरला भट्ट को अगवा किया गया, फिर पूरी रात उसके साथ यातनाएं, उनको यातनाएं दी गई, टॉर्चर किया गया, बहुत क्रुएल्टी से उसके ट्रीट किया गया। और अगले दिन वो, उसी दिन मारा या अगले दिन मारा, लेकिन अगले दिन उसकी बॉडी मिल गई। जी हाँ। ये लेकिन सरला भट्ट पहली औरत नहीं थी। जी हाँ। लेकिन वो पहली औरत थी जिसको इस प्रकार से अगवा करके फिर उसके साथ ट्रीटमेंट ऐसा देकर उसके साथ ऐसा किया गया। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी कज़िन शीला टिक्कू, उसको कुछ महीने पहले इससे हबा कदल इलाके में, बिल्कुल जो कश्मीरी पंडितों का गढ़ था, वहाँ पर मारा गया। जी हाँ। मेरी कज़िन है शीला टिक्कू, उसको मारा गया और कोई आया नहीं सामने उठाने के लिए। फिर एक वो रीड़ा होता है फ्रूट्स का, उसके ऊपर रखकर उसको हॉस्पिटल ले गए। शी वॉज डेड बाय देन। अच्छा। हाँ, शीला टिक्कू उसका नाम है। अच्छा, उससे पहले कई और नामी लोगों की हत्या की गई थी। टिकलाल टप्पू 14 सितंबर 89, फिर आपके प्रेमनाथ भट्ट, बहुत ज़बरदस्त अनंतनाग के टॉप नॉच वकील थे, उनको 27 दिसंबर को मार दिया गया। ऐसे कई लोगों को मारा गया था। देखिए, मैं आपको मिलिट्री पार्लेंस में आपको समझाता हूँ। जब आप किसी ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करना होता है तो आप क्या करते हैं, उसको पहले उसको सॉफ्टन अप करते हैं। जी हाँ। ऑब्जेक्टिव क्या था इनका? ऑब्जेक्टिव क्या था? वो ये था कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाना है। करेक्ट। तो आप कैसे भगा सकते हैं? आप 4-5 लाख लोगों को तो मार नहीं सकते। हालांकि मारा तो उन्होंने काफ़ियों को, लेकिन 4-5 लोगों को आप मार नहीं सकते। आपने ऐसा करना है कि उनके दिल में डर बैठे और वो ये जगह छोड़कर चले जाए। ये पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट करी। इस विषय में जनवरी 19, जो कि हमारा एक्सोडस डे भी मनाया जाता है, जो त्रासदी थी पूरी रात, वो आपने काफ़ी बार सुना होगा, मैं उसके विषय में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन कश्मीरी पंडित 19 जनवरी 1990 को अपना एक्सोडस मानते हैं, क्योंकि उसके बाद ज़बरदस्त विस्थापन शुरू हुआ। भागे वहाँ से। हाँ, भागे। इससे पहले बड़े टॉप नॉच कश्मीरी पंडितों को मारा गया। सर, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि JKLF बहुत तेज़ी से उठा और उसी तरीके से वो नीचे डिक्लाइन भी हुआ। JKLF जब डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद भी
जो इसका सरगना था मोहम्मद यासीन मलिक, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके पास पॉलिटिकल पैट्रनेज रहा और वो काफ़ी दिल्ली हो चाहे श्रीनगर हो आज़ादी से घूम रहा था, बाहर भी जाता था। तो यकायक ये कैसे हुआ कि आज वो जेल में है, एक और चार्जशीट उसका इंतज़ार कर रही है, ये कैसे हुआ? देखिए, यासीन मलिक जो था वहाँ पर एक, जब JKLF शुरू हुआ तो वहाँ पर एक एक्रोनियम बना था, जी हाँ, हाजी करके, हाँ। HAJY, ओके, H हामिद शेख, हाँ A अशफाक मजीद वानी, सर, J जावेद नलका, सर, नलका बिकॉज वो प्लम्बर का काम करता था, ओके, NY यासीन मलिक। ये बहुत ही सक्रिय थे, इनको हाजी बोले, उन्होंने आतंक मचा रखा था और ये कमांडर्स थे। इनके साथ कई और भी थे, जैसे बिटा कराटे था, नाम आपने जी सुना हाँ। होगा, वो हमारे इलाके में जहाँ मैं रहता था उस इलाके में सक्रिय था। उनकी तो सर परेडें होती थी, परेडें। डाउनटाउन में सड़क के ऊपर परेडें होती थी और JNK पुलिस के लोग उनको सैल्यूट करते थे। बिकॉज पूरा सेटअप जो था वहाँ पर वो सबवर्टेड था। सर, पुलिस थाने में कश्मीरियों को, पुलिस वर्दी पहने हुए कश्मीरी इंस्पेक्टर्स को मारा गया, कत्ल किया गया जी हाँ। विद इन द पुलिस सेटअप। तो सब सिस्टम वहाँ पर सबवर्ट किया गया। मुझे तो ये मैंने जब ये पहले न्यूज़ सुनी तो मुझे 100% यकीन था कि यही 4 लोग सरला बट के उसमें शामिल होंगे, लेकिन ये 4 नहीं थे, इनमें से 2 ही थे, हबीब शेख और यासीन मलिक। दूसरा एक टपलू करके है, एक मुजफ्फर करके है, कोई दूसरा, ये 5 लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें से 3 ऑलरेडी मर चुके हैं। वो तो एनकाउंटर में ही मारे गए थे जी हाँ। एक आधा साल में, और एक पाकिस्तान में है, जी हाँ, और यासीन मलिक जिंदा है। जी हाँ। फिर यासीन मलिक ने एयरफोर्स ऑफिसर्स का भी कत्ल किया था, वो तो आपको पता ही होगा। हाँ। तो अब आपका सवाल है कि ये अभी तक कैसे बचा। देखिए, मैं आपको इंडियन सिस्टम की बात बताता हूँ। इंडियन सिस्टम में वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को, कश्मीरी पंडितों के कत्ल गारत को उन्होंने अनदेखा किया पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के लिए। जी हाँ, आपको हैरानगी होगी, मैं तो एक्चुअली हैरान हूँ कि ये FIR रजिस्टर हुआ, क्योंकि 4-5 साल पहले हमारी एक संस्था है रिक, रूट्स इन कश्मीर, यंग लोग हैं उसमें, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, 2 बार गए कि भाई कश्मीर में जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये एक मुद्दा था, एक प्रेयर था सुप्रीम कोर्ट के सामने। ओके, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, ये हम कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ये मामला बहुत पुराना हो चुका है। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। जी हाँ, और चंद महीने बाद इसी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी और एक्सेप्ट किया कि सिखों का जो नरसंहार हुआ था दिल्ली के अंदर, उसके लिए एक सिट बनानी चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी चाहिए। और 84 और जो मतलब 89 से 5 साल पहले हुआ था। जी हाँ। तो ये दोहरे मापदंड है। तो अगर आप देखेंगे, मीडिया ने भी कुछ, जैसे मैंने पहले कोई बताया खास आपको, कुछ नहीं किया। सिविल सोसाइटी तो इंटरेस्टेड ही नहीं थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। तीसरी, सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स भी थी, उनको किसी न किसी तरीके से कश्मीरी मुसलमानों को खुश रखना था। मैं सीधे बोल रहा हूँ, ये आपको खुश रखना था। तो अगर वो किसी को हाथ लगाते तो वो सोचते मुस्लिम वोट हर उनके हाथ से छिन जाएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जिस वजह से ये त्रासदी को, ये कत्ल गारत को छुपाया गया देश से। मैंने अपनी किताब में, आपने बोला, मैंने 464 लोगों का जिक्र किया है, उनका नाम, उनका पता, किस में FIR रजिस्टर हुआ, किस में नहीं हुआ, किस जगह पर उनका मर्डर हुआ, किसने मर्डर किया, कितने लोगों की डेड बॉडीज़ दरिया में फेंकी गई, वो मिली गई बाद में, कितने लोगों को टॉर्चर किया गया, किसको किस प्रकार से मारा गया, बहुत डॉक्यूमेंटेड है मेरी किताब में ये। और लेकिन किसी ने इसकी परवाह नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं इस विषय में। क्योंकि देखिए, आपको अगर कश्मीरी पंडित जो था वो विक्टिम था कश्मीरी मुसलमानों का। मैं दोबारा कहता हूँ, जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं थे। ये सबसे बड़ी बात हमको नोट करनी पड़ी। उसमें कश्मीरी मुस्लिम ही था, आपका नेबर था।
आपका बिजनेस पार्टनर था, आपका ऑफिशियल कोलीग था, आपका क्रिकेट टीम का मेंबर था, आपका दोस्त था। आपका दोस्त था। जी हाँ। वही लोग जिनके साथ आप उठते बैठते थे, उन्होंने ही आपका कत्ल किया। किसी ने एक बेटे को अगवा किया, अगले दिन उसकी बॉडी घर के सामने फेंकी, बिकॉज एम था कि इनको इतना डराओ और फिर बाद में एक धक्का मारो और ये भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि कश्मीरी पंडितों के बारे में इतना दुष्प्रचार किया था, और इसमें शेख साहब भी इन्वॉल्व हैं। शेख अब्दुल्ला भी, उन्होंने अपनी जो आतिश चिनार किताब लिखी, बायोग्राफी लिखी, उसमें भी उन्होंने कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया है, उनके बारे में गलत बोला है। तो उनके लिए तो कश्मीरी पंडित ऐसा था जैसे वही सिर्फ आज़ादी देने से रोक रहा है इनको। अच्छा, अब विडम्बना देख लीजिए। यही JKLF को, जिसको पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया, पाकिस्तान ने हथियार दिए, पाकिस्तान ने पैसा दिया, पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी, पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया, उसी पाकिस्तान ने फिर इनको 1991 के आसपास, जब तक कश्मीर पंडित पूरे निकल गए थे, उन्होंने इनको ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान ने हाथ खींच लिया हाँ। JKLF से, लेकिन विडम्बना ये नहीं थी सर। विडम्बना ये थी कि JKLF भारतीय सरकार की सरपरस्ती में आ गया उसके बाद। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है JKLF वो ऐसा था कि वो क्या हुआ, देखिए पाकिस्तान ने हिजबुल मुजाहिदीन को बनाया। जी हाँ। बाद JKLF और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच में क्या अंतर था? JKLF बोलता था हमें आज़ादी चाहिए, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। जी हाँ। हम हिंदुस्तान से भी आज़ादी लेना चाहिए, पाकिस्तान के साथ मर्ज नहीं होना चाहते हैं, पहली बात। हिजबुल मुजाहिदीन जिलानी के नीचे जब वो बना, जमात इस्लामी का वो आर्म्ड ग्रुप था, जब वो बना उन्होंने बोला हमें चाहिए पाकिस्तान बराए इस्लाम, ये उनका लिखा है, मतलब थ्रू द पाथ ऑफ इस्लाम वी विल मर्ज कश्मीर विद पाकिस्तान। तो दिस इज व्हाट पाकिस्तान वांटेड। इसीलिए पाकिस्तान हिजबुल मुजाहिदीन को और बाकी ग्रुप्स को सपोर्ट करता था। हिजबुल मुजाहिदीन को, ओनली हिजबुल मुजाहिदीन आफ्टर दिस बिटवीन अर्ली पार्ट ऑफ लेट पार्ट ऑफ 91 इट स्टार्टेड बिल्डिंग ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन। लेकिन JKLF उसके बाद भी एग्जिस्ट किया। बट JKLF उसके बाद एग्जिस्ट किया और वो कंप्लीट ख़त्म हो गया। जब आपको पता होगा, जब हज़रत बल शाइन को उन्होंने ऑक्युपाई किया था, दैट वाज द लास्ट दे वर हर्ड ऑफ। उसके बाद उनको और किसने ख़त्म किया? हिजबुल ने ख़त्म किया उनको, एब्सोल्युटली, अंडर द गाइडेंस ऑफ पाकिस्तान। ने बोला इनको निकाल दो, ये तो हिंदुस्तान से कल बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात ये आती है सर कि जब JKLF ख़त्म हो रहा था, तो उसके बाद भी JKLF और यासीन मलिक द्वारा किए गए अपराधों की न तो जांचें हुई थी, और वो काफ़ी सालों तक छुट्टा घूमता रहा, आज़ाद घूमता रहा, पॉलिटिकल पैट्रनेज था, दिल्ली आता था, श्रीनगर आता था। ये आपका एयरफोर्स के ऑफिसर्स के मर्डर का केस कितने सालों के बाद खुला? सरला भट्ट का केस 2024 में खुला। वो क्या कारण थे? वो पॉलिटिकल कारण थे, मैंने आपको बता दिया कि वो अपीसमेंट पॉलिसी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और तो कुछ उसमें था ही नहीं। अपीसमेंट पॉलिसी, टोटल अपीसमेंट पॉलिसी थी, आप हाथ नहीं लगाना चाहते थे। अब जहाँ सुप्रीम कोर्ट ही बोलेगा कि ये पुराना मामला है, आप कहाँ से आई विटनेस लाओगे, तो मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रीज़न। दूसरी वजह ये थी कि ऐसे आतंकवादियों ने ऐसा जोला पहन रखा कि अब हम गांधीयन बन गए। जी हाँ। और हम गांधीयन बन गए, इसलिए हम पीसफुल रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इंडिया ने बोला अब इनसे हम बातचीत करेंगे। आपने देखा होगा यासीन मलिक कितनी बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिले, आपने वो फोटो में देखी होगी। जी हाँ। वो मुझे याद है, हमारे एक पत्रकार कल ही बोल रहे थे कि वो जा रहे थे यहाँ से कश्मीर अपने प्रोफेशनल काम के लिए, और आगे 5वें 6वें नंबर पर काउंटर के सामने एयरपोर्ट पर यासीन मलिक खड़ा था, अपनी लाइन में खड़ा था। तो और मैं उसके पीछे 6-7 कदम पीछे था। तो एक पुलिस वाला आया, उन्होंने उसको बोला यासीन साहब आप लाइन में क्यों खड़े, आप आए ना इधर। क्या था, उनको VIP लाउंज से लेकर वो सीधे जहाज़ में चले गए। ऐसे तो हम ट्रीट कर रहे थे उनको, वी वर ट्रीटिंग देम एज VIPs। एंड सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू, एक सरला भट्ट के प्रोसिक्यूशन से क्या होता है,
कश्मीरी पंडितों को कोई जस्टिस तो मिली नहीं अभी तक। इतने सारे लोग मारे गए, अब कुछ तो उनमें से मर ही चुके हैं जो एविडेंस देने वाले थे, लेकिन बाकियों का क्या होगा? ये तो दिस इज अनरिमिटिंग डिजास्टर फॉर कश्मीरी पंडित्स कि एक सरला भट्ट के कातिल को पकड़ा गया। व्हाट अबाउट गिरिजा टिक्कू जिसको आदि से मार दिया गया था? व्हाट अबाउट लसा कोल दूरदर्शन का डायरेक्टर जनरल? व्हाट अबाउट नीलकंठ गंजू हु वाज किल्ड इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट? व्हाट अबाउट प्रेमनाथ भट्ट? व्हाट अबाउट टिकलाल टपलू? व्हाट अबाउट दीज 464 people whose names are there? What about their justice? Who will give justice to them? Who will give justice to them? So ये जो दिस इज एन आई इट्स एन ओके, उसको पकड़ा गया क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में है और अब कश्मीर में थोड़ा माहौल बदली हो गया है, आपको एविडेंस मिल सकता है तो लोग बातचीत करने को राज़ी हैं, जिसने देखा होगा, जो आई विटनेस है इसका। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अब कैसे को तो जो आई विटनेसेस थे, देखिए आतंकवाद के माहौल में आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक एविडेंस कलेक्ट करना है, और आतंकवाद के माहौल में अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो कोई सामने नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये मानना चाहिए कि अभी भी बंदूक का डर है वहाँ पर। और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो डबल गेम हमेशा खेलते हैं, वो उनके साथ भी है इनके साथ भी, उनको तो अपनी पॉलिटिकल ताकत चाहिए। तो ये एक वजह है कि अभी तक आपने किसी को वहाँ पर प्रोसिक्यूट किया ही नहीं तो एयरफोर्स के 4-5 लोगों को यासीन मलिक ने, सब आई विटनेसेस थे वहाँ पर, जब मार दिया आपने क्या किया? वो तो वीआईपी बना घूम रहा था। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट कि कश्मीर के अंदर जो 89-90 में हुआ, जब तक उसके ऊपर एन इंक्वायरी कमीशन और कमीशन ऑफ ट्रुथ इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, वो डीपली इसमें जाएंगे नहीं। क्यों? अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मालूम है इसके विषय में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर का वर्णन है इसमें 19 जनवरी 1990 को कैसे मेरे घर के लोग भागे। अभी मैंने एक और किताब निकली है मेरे एक दोस्त की, उसने अपना लिखा है वो कैसे भाग गया वहाँ से। उसका नाम 2 बार अनाउंस हुआ मस्जिद से कि आप कल सवेरे इधर आ जाइए, कि आप मुखबिर हैं, आप इन्फॉर्मेंट हैं, और उनको पता था इसका मतलब क्या है इन्फॉर्मेंट, और मस्जिद में ना आपका यू विल बी किल्ड। वो भाग गया रात को वाइफ को लेकर, 5 किलोमीटर रात को वो भागा रैनाबारी से लेकर रिसेप्शन सेंटर, वहाँ किसी ट्रक ड्राइवर ने उनको बिठाकर दिल्ली में डिपॉजिट किया, कुछ नहीं साथ में, जो कपड़े पहने थे वही लेकर। ऐसी कई स्टोरीज हुई हैं। लेकिन जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट इस बात को कम्प्लीटली इंक्वायर इसमें नहीं करता है, कमीशन नहीं बिठाता, तब तक पता ही नहीं चलेगा। एक सरला भट्ट के एक्यूज को, जो कि ऑलरेडी जेल में है, इट्स ठीक है, लेकिन मतलब इट्स एन आई वॉश एज फार एज आई एम कंसर्न। और वो भी देखते हैं कहाँ ये मामला पहुंच जाता है, क्योंकि इंडिया में तो आपको पता है अगले दिन चार्जशीट स्टेज पे आगे क्या होगा, फिर एविडेंस आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। सो ये सरला भट्ट का मामला हेडलाइन में है, सुर्खियों में है, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी देर हो चुकी है और इंसाफ नहीं मिला उनको, जिनके माता पिता, फादर मदर, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर्स सिस्टर्स वर ब्रूटली किल्ड बाय द मिलिटेंट्स ऑफ कश्मीर। 36 साल के बाद एक उम्मीद जरूर बंधी है कि कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा, लेकिन जैसा कर्नल टिक्कू कह रहे हैं कि इतना वक्फा गुजर गया है, इतना अरसा गुजर गया है कि भारत की जो न्याय प्रक्रिया है उसको देखते हुए अब इसे एक सही मुकाम तक ले जाने में बड़ी मुश्किल पेश आएगी। सर, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपके साथ बात करना इज़ ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू। और आपने कश्मीरी पंडितों के बारे में और कश्मीर के हालात जो तब थे और अब हैं उनके ऊपर बहुत ही खूबसूरती से प्रकाश डाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच उत्कर्ष जी, मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।